स्पेसिफिक ट्रेनिंग का हमने चुना है वो है टीएन्स के प्रोडक्ट्स के बारे में, और उसमें एक खास प्रोडक्ट है जिसको जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बीमारियां क्यों होती हैं और क्यों कुछ बीमारियां ठीक नहीं होती बिल्कुल। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि नॉर्मली जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीमारियां होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, बीमारियों को होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें से कुछ रीजन तो कॉमनली सब जानते हैं, जैसे मच्छरों के काटने से बीमारियां होती है, लाइक डेंगू, मलेरिया, ये सब चीजें, कि कोई खास तरह का खास प्रजाति का मच्छर हमें काट लेता है तो उसके थ्रू, मच्छर क्या होता है, मच्छरों के काटने से बीमारी नहीं होती। ये जो कुछ खास प्रजाति के मच्छर होते हैं वो कुछ बैक्टीरिया वायरस कैरी करते हैं, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर देते हैं, वो हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं। बीमारियां होने की दूसरी वजह क्या है, हम इसको भी समझते हैं। बीमारियां होने की दूसरी वजह है कि हमारे शरीर में किसी खास चीज की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो हमें खाने पीने की चीजों से मिलते हैं। प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट भी चाहिए, कैल्शियम चाहिए, बहुत तरह के विटामिन चाहिए, बहुत तरह के मिनरल्स चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी चीजें चाहिए। क्योंकि हमारा जो ये शरीर है, हमारा ये शरीर बना हुआ है बहुत सारे अंगों के मिलने से, और वो सारे अंग बने हुए हैं बहुत सारे कोशिकाओं से। कोशिकाओं से जो सेल्स जो है वो टिश्यूज बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, उससे हमारे ऑर्गन बनते हैं, उससे हमारे ऑर्गन, कई ऑर्गन को मिलाकर एक सिस्टम बनता है, और कई सिस्टम मिला करके हमारी ये पूरी बॉडी बनी हुई। तो हर सेल, हर कोशिका जो हमारे शरीर में होती है उसकी एक लाइफ होती है। उसके बाद वो कोशिका टूटती है, विघटित होती है या खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसकी जगह शरीर में नई कोशिकाएं जन्म लेती है। तो उन कोशिकाओं के जन्म के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, हमारे शरीर को ब्लड चाहिए, ब्लड में बहुत सारे, ब्लड बनाने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। लगभग 70% हमारे शरीर का पानी है, तो हमारे शरीर को पानी भी चाहिए, और ये सब कुछ साफ सुथरा चाहिए। अभी ये सारी चीजें, ये जो न्यूट्रिशन है हमारे शरीर को पूरा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान बदल गया। खान पान बदलने का मतलब क्या है कि पहले जो हम खाते, ऐसा नहीं है कि पहले हम अनाज खाते थे, दाल चावल, या नॉन वेजिटेरियंस नॉनवेज खाते थे और अब हमने ईंट पत्थर खाना शुरू कर दिया है या घास खाना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं हुआ है। खान पान बदल गया मतलब जो हमारे खाने पीने की चीजें हैं उनको प्रोड्यूस करने का, उनको प्रोक्योर करने का, उनको सेफ रखने का तरीका बदल गया है। क्योंकि जनसंख्या तो पूरी दुनिया की बढ़ रही है और ऐसे ही हमारे देश की भी बढ़ रही है। तो आजादी के बाद जब हमारे देश में ये फील हुआ कि लोग बढ़ रहे हैं और जिस तरह से फसलों की उपज हो रही है वो पूरे जनता को खिलाने के लिए काफी नहीं है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं। तो उस समय ये आइडिया से आया था कि जो पैदावार है वो बढ़ाई जाए। जिस खेत में साल में एक ही फसल होती है उसमें हम 2 या 3 फसल लें। अब जमीन को भी, जमीन से जब फसल उगती है, फसल बढ़ती है, कोई भी फल हो, सब्जी हो या अनाज हो, तो वो जो न्यूट्रिशन है वो जमीन से एब्जॉर्ब करता है। जब एक ही खेत में 3 बार 4 बार फसल पैदा होने लगी तो जमीन के अंदर न्यूट्रिशन को जमा होने का टाइम नहीं मिला, तो फसल सही से उग नहीं रही थी। तो उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पेड़ पौधों को भी बढ़ने के लिए बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वही न्यूट्रिएंट्स उसमें स्टोर होते हैं जो हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जाते हैं, लेकिन वो जमीन में था नहीं इतना, इसलिए पेड़ पौधे फसल बढ़ नहीं रहे थे। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो न्यूट्रिएंट्स केमिकल के तौर पे डाले जाने लगे और उससे उपज बढ़ी तो लालच में आकर के या उपज को बढ़ाने के लिए या नासमझी में केमिकल फर्टिलाइजर्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। फलस्वरूप क्या हुआ, हमारे शरीर में वही केमिकल जाने लगा। मामला थोड़ा और आगे बढ़ा। आजकल हर फल सब्जी आप देखेंगे हर मौसम में मिलता है, तो उसको एक साल में एक खेत से जहां पे एक फसल ली जाती थी वहां पे 3-3, 4-4 फसल ली जाने लगी। उसको प्रिजर्व रखने के लिए, कीड़े मकोड़े, घास पात, खरपतवार ये से बचाने के लिए उस पे कीटनाशकों का स्प्रे किया जाने लगा। उसके बाद उसको साल भर प्रिजर्व रखना है, कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर मेंटेन कर करके। गर्मी से जो खराब होता है, टेम्परेचर से जो खराब होता है, या ह्यूमिडिटी से जो वो खराब होता है, उससे तो बचा लिया गया, लेकिन स्टोरेज में भी चूहा हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, बहुत तरह की चीजें होती है, उनसे बचाने के लिए भी उस पर बहुत तरह के केमिकल स्प्रे किए गए ताकि उनको वो सब चीजें नुकसान न पहुंचाए।
वो सारी चीजें भी उसमें समाहित हुई। लालच एक स्टेप और आगे बढ़ा। नेचुरल तरीके से जितनी पैदावार हो सकती है, पहले उसको बढ़ाने के लिए, फल सब्जियों और अनाज में पहले उसको बढ़ाने के लिए पहले तो केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए गए। लालच जब एक कदम और आगे बढ़ा तो क्या किया जाने लगा कि उसमें हार्मोनल स्प्रे और हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाने लगे। फलों और सब्जियों में हार्मोनल इंजेक्शन, ये दाल गेहूं चावल के खेतों में हार्मोनल स्प्रे, ताकि जो दाना, अनाज का दाना है, चाहे वो सब्जी है, फल है, वो बड़े साइज का हो, ज्यादा वजनदार हो, ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो। आम के, सेब के पेड़ों में लगाए जाने लगे इंजेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शन। नॉनवेज वाले भी नहीं बचे। जो नॉन वेजिटेरियन जैसे बकरियां हैं या मुर्गे हैं, उनमें भी इंजेक्शन लगाया जाने लगा, ताकि उनकी उम्र से पहले ही उनका वजन और साइज बढ़ जाए। वजन बढ़ जाए तो बेचने में ज्यादा प्रॉफिट आएगा। गाय को, भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाने लगा ताकि उनका दूध बढ़े। ये सारे हार्मोनल इंजेक्शन, वो भी हमारे से, हम खाते हैं, पीते हैं, हमारे शरीर में जाता है। तो उन चीजों से हमारे शरीर में जो तत्व हमें मिलने चाहिए, जो तत्व हमें मिलने चाहिए वो तो नहीं मिल रहे, लेकिन जो तत्व हमें नहीं मिलने चाहिए, हमारा शरीर जिनको ग्रहण करने के लिए नहीं बना है, वो चीजें हमें जरूरत से ज्यादा मिलने लगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे शरीर में इंबैलेंस क्रिएट हुआ। एक तो जो चीजें हमें चाहिए, बहुत तरह के हार्मोनल इंबैलेंस, बहुत तरह के केमिकल इंबैलेंस, बहुत तरह के इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस जो शरीर में होते हैं, उन सब चीजों का इंबैलेंस क्रिएट होता है। और किसी चीज की कमी होने से कोई एक चीज नहीं बढ़ती या एक चीज की कमी नहीं होती। ये इंबैलेंस अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो जब आप एक सब्जी बनाते हैं, कड़ी, जो रसे वाली सब्जी होती है, तरकारी बोलते हैं बहुत सारे लैंग्वेज में उसको, तो जब वो सब्जी बनाई जाती है और आप उसमें जो पानी डालते हैं, अगर वो पानी जितना उसमें डालना है उससे कम रह गया, तो क्या केवल उस सब्जी का ग्रेवी कम हो जाएगा? इतना ही होगा? नहीं, सब्जी का सिर्फ ग्रेवी कम नहीं होगा, बल्कि उस सब्जी का जो नमक है वो बढ़ा हुआ होगा, उसमें नमक बढ़ जाएगा, वो ज्यादा नमकीन हो जाएगा, क्योंकि नमक तो उसमें जितना पानी होना चाहिए उसके हिसाब से आपने डाला। उसमें मसाला भी आपने उसी अनुपात में डाला था, तो वो भी बढ़ जाएगा, उसका तीखापन भी बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें बढ़ जाएगी। एक चीज की कमी होने से कई चीजें बढ़ जाती। तो इंसान के शरीर के साथ भी वही होने लगा। आपके शरीर को जितना प्रोटीन मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो कई सारी चीजें अफेक्ट होती है। जितना कैल्शियम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, कई सारी चीजें अफेक्ट होती है। जितना जिंक मिलना चाहिए, जितना विटामिन B12 मिलना चाहिए, जितना विटामिन D3 मिलना चाहिए, ये सारी चीजें ना मिलने से बहुत सारी चीजें अफेक्ट होती है। तो एक ये भी रीजन है कि जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उसके बाद जो हम खाते हैं उससे शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें जाती है जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। और वो इतनी ज्यादा, वैसे तो हमारे शरीर में प्रकृति ने बहुत अच्छा मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जिसको बोलते हैं कि गंदगी को निकालने का मैकेनिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन का मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म अपना काम करता है और शरीर का पूरा, लेकिन गंदगी इतनी ज्यादा मात्रा में जा रही है, अनवांटेड चीजें, टॉक्सिन्स इतनी ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में जा रही हैं कि एक तो वो हमें बीमार कर रही है, दूसरा जो हमारे शरीर का जो सिक्रीशन सिस्टम है, जो प्यूरिफाइंग, जो क्लींजिंग सिस्टम है, वो ओवरवर्कड हो रहा है। हमारे शरीर के ऑर्गन ओवरवर्कड हो रहे हैं। हमारे लिवर को, हमारी आंतों को, हमारी किडनी को जितना काम 50 साल की उम्र तक करना था, उतना काम वो 20, 25, 30 साल की उम्र में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर सफाई, किडनी का काम है जैसे सफाई करना, अगर गंदगी डबल आ रही है तो उसके ऊपर वर्कलोड भी तो डबल पड़ रहा है। यानी 50 साल में किडनी जितनी बूढ़ी होती, वो 25 साल की उम्र में उतनी बूढ़ी हो जाती। उसकी वजह से ऑर्गन कमजोर हो रहे हैं, इसकी वजह से भी बीमारियां होती है। इसके अलावा प्रदूषण, ये तो खाने पीने की चीजों में मिलावट या प्रदूषण की बात थी। पानी में प्रदूषण है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हवा में प्रदूषण है। इन दोनों चीजों से भी, उनकी वजह से भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जा रहे हैं, उनकी वजह से भी बीमारियां हो रही है। इसके अलावा मोबाइल का रेडिएशन, मोबाइल या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में है, उससे हमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो रही है। वो डीएनए को डैमेज करता है, वो हमारे मेमोरी को अफेक्ट करता है, वो हमें कमजोर बनाता है, वो हमारे ब्रेन के सेल्स को डिजेनरेट करता है। उससे कैंसर, रेडिएशन से के इफेक्ट से बहुत सारे कैंसर होते हैं। तो इतनी खतरनाक बीमारियां इस रेडिएशन के इफेक्ट से हुई, तो वो भी एक बीमार करने का फैक्टर है। उसके अलावा
फिजिकल एक्टिविटी की कमी। फिजिकल एक्टिविटी मोस्टली क्या करती है, आपके शरीर में जो एक्सेस कैलोरी आप इंटेक करते हैं वो कैलोरी बर्न करने का काम करती है, और कैलोरी बर्न करता है तो आपके शरीर को सफिशिएंट क्वांटिटी में, सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलती है। जब कैलोरी बर्न होता है, लोग सोचते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी करने से हम थकते हैं, ये सच्चाई नहीं है। एक सर्टेन लिमिट में फिजिकल एक्टिविटी डेली जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपके शरीर में बहुत सारी चीजें जो आप लेते हैं तो वो कैलोरी बर्न नहीं होगी, तो उसकी वजह से आपको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जब शरीर को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती तो शरीर के अंदर के बहुत सारे फंक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी से होने वाली बीमारियों का एक और कारण है कि फिजिकल एक्टिविटी हमारे शरीर में रक्त के संचरण को, ब्लड के सर्कुलेशन को ऑप्टिमाइज करता है, बढ़ाता है। ब्लड जितनी तेजी से सर्कुलेट होगा बॉडी में और उसका प्रेशर जितना मेंटेन रहेगा, वो शरीर के सारे सेल्स तक ब्लड पहुंचना है, सारे सेल्स तक ब्लड पहुंचना है। वो तभी हो सकता है जब ब्लड का सर्कुलेशन एकदम ऑप्टिमम रहे। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन स्लो डाउन होता है। ब्लड का सर्कुलेशन स्लो डाउन होने से क्या होता है कि सारे पूरे बॉडी में जितनी मात्रा में खून, ब्लड पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता, और जो खून है वही न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन को कैरी करता है। उससे नए सेल्स का बनना अफेक्ट होता है। अगर नए सेल सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बनेंगे तो उससे क्या होगा, जो टिश्यूज हैं वो कमजोर होंगे, क्योंकि उसमें सेल्स की संख्या कम हो जाएगी। टिश्यूज कमजोर होंगे तो अंग कमजोर होंगे, और अंग कमजोर होंगे तो उन अंगों का फंक्शन खराब होगा, जिसकी वजह से बीमारियां होना शुरू हो जाएगी। और यही वजह है, ये सारी चीजें, अगर इन सारी चीजों को एक समग्रता के तौर पे नहीं देखा जाए ट्रीटमेंट के टाइम, तो बहुत सारी बीमारियां ठीक नहीं होती। अगर हम भारत के परिदृश्य में देखें, हमारी कंट्री के परिदृश्य में, तो यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी कमियां हैं। अब जैसे मैं कुछ मेन कमियों की बात करूंगा जो भारत में होती है। जैसे डायबिटीज की हम बात करें। अब डायबिटीज एक बीमारी है। वो बीमारी क्या है कि आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई होती है। ग्लूकोज की मात्रा, जिसको शुगर की मात्रा बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। ये बढ़ता क्यों है, उसके भी कई कारण होते हैं। जैसे आपको शरीर को जितनी जरूरत है आप उससे ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज ले रहे हैं, या आप जितनी मात्रा में ग्लूकोज ले रहे हैं उतनी मात्रा में आपका शरीर उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो अब अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में आप ग्लूकोज ले रहे हैं तो दो चीजें हो सकती है। एक तो आप ग्लूकोज यानी मीठा, शुगर जिसमें हो वो खाना कम कर दीजिए, और दूसरा शरीर के द्वारा उसकी उपयोग को बढ़ा दीजिए, यानी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा रहा है। हम खान पान में ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें ग्लूकोज तो ज्यादा है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कम है, यानी हमने इनटेक तो ग्लूकोज का बढ़ाया हुआ है और उसका कंजम्पशन घटाया हुआ है शरीर के अंदर। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम, उसकी वजह से शरीर में ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है। अब ग्लूकोज का काम क्या है, वो हर सेल को एनर्जी देने का काम करता है, हर सेल को एनर्जी मिलती है उससे। तो वो हर सेल तक पहुंचता कैसे है? ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा। अगर ब्लड सर्कुलेशन पुअर है, मान लो कि आपने जितना ग्लूकोज लिया उतना आपके शरीर के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर ब्लड सर्कुलेशन पुअर है तो वो पहुंचेगा ही नहीं सारे अंगों तक, सारे सेल्स तक। अगर वो सारे सेल्स तक पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा, उसका यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा। तो खून में वो पड़ा रहेगा, वो बढ़ा हुआ, जब हम मेजर करेंगे तो बढ़ा हुआ आएगा। आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आएगा। दूसरा रीजन क्या है कि हर सेल तक अगर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के पहुंचाया भी जाए ग्लूकोज को, तो हर सेल ब्लड ग्लूकोज को इस्तेमाल करे, एब्जॉर्ब करे, उसके लिए जरूरी है एक तत्व का जो शरीर में होना चाहिए और वो भी हर सेल तक पहुंचना चाहिए, उसको कहते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन शरीर में आता कहां से? इंसुलिन शरीर में, डायबिटीज के ऊपर इसलिए इतने विस्तार में बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकता,
उसके ऊपर मैं आऊंगा, ये एक गलतफहमी है। तो इंसुलिन शरीर में आता कहां से है? हमारे शरीर में एक पेनक्रियाज नाम का अंग होता है जिसमें कई तरह के सेल होते हैं, जिसमें एक बीटा सेल भी होता है। वो बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाना, शरीर की जरूरत के हिसाब से इंसुलिन बनाना। लेकिन अगर पेनक्रियाज को सफिशिएंट मामले में ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है, या आपका लिवर पे फैट जमा हो गया, फैटी लिवर हो गया और पेनक्रियाज को वो ठीक से फंक्शन नहीं करने दे रहा है, या किसी और रीजन से आप शरीर में जो सेल्स बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं, लंबे समय तक वो न्यूट्रिएंट्स की आपके शरीर में कमी है, तो बीटा सेल तो बनेंगे ही नहीं, लेकिन मरते तो रहेंगे, क्योंकि हर सेल की एक लाइफ होती है। और नए सेल बनेंगे नहीं या कम मात्रा में बनेंगे, तो क्या होगा? पेनक्रियाज में बीटा सेल कम होने लगेंगे। जब पेनक्रियाज में बीटा सेल कम होने लगेंगे तो शरीर इंसुलिन कम बनाएगा। तो अगर आप शुगर का इंटेक यानी ग्लूकोज का इंटेक कम भी कर दो, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा भी दो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा भी दो, हर सेल तक शुगर पहुंच रहा है, ग्लूकोज पहुंच रहा है, लेकिन जो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, सेल उसको रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो रिसेप्टर है इंसुलिन है वो है नहीं सफिशिएंट क्वांटिटी में। तो जितनी क्वांटिटी में इंसुलिन है उतना ग्लूकोज यूज हो जाएगा, उतना एनर्जी आपके शरीर को मिलेगी, बाकी जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? कुछ दिनों बाद आपका हीमोग्लोबिन भी उससे अफेक्ट होने लगेगा। बहुत समय तक जो आपके आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा ब्लड स्ट्रीम में रहने से वो हार्ड होनी शुरू हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए डायबिटीज होने के बाद बीपी भी हो जाता है। वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहेगा, वो कहीं कहीं अटकेगा तो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। ब्लॉकेज क्रिएट करेगा तो फर्दर ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन से होने वाली प्रक्रिया जैसे होती है, जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। आंखों को नहीं मिलेगा, रेटिना को नहीं मिलेगा, तो फिर रेटिना का जो जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, रेटिना में प्रॉब्लम हो सकती है। और आपके नर्व्स में प्रॉब्लम आएगी, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। हेवी मेटल बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपके लोअर लिम्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो डायबिटीज के फलस्वरूप बहुत सारी बीमारियां होनी आपको शुरू हो जाएगी। अब ऐसा माना क्यों जाता है कि शुगर कभी ठीक नहीं हो सकता, या कोई भी बीमारी, ब्लड प्रेशर कभी ठीक नहीं हो सकता, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, थायराइड कभी ठीक नहीं हो सकता, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, या बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होता है? हमारे शरीर में इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता देने वाले। इम्यूनिटी सेल्स का क्या काम होता है कि जब भी कोई अनआइडेंटिफाइड सेल दिखता है बॉडी में, अनआइडेंटिफाइड सेल का क्या मतलब? जो शरीर का हिस्सा नहीं है, जो शरीर के लिए नेचुरल नहीं है, जो शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, बाहर से जो सेल आया है, फॉरेन बॉडी, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सभी तो सेल्स के बने हुए हैं। तो इन सब को, ये इम्यूनिटी सेल्स पूरी बॉडी में हमेशा एक्टिव रहते हैं, और जैसे ही इनको कोई अनआइडेंटिफाइड सेल दिखता है जो नेचुरल तरीके से बॉडी का पार्ट नहीं है, ये उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये फाइटर सेल्स हैं, हमेशा तलवार लेके तैयार रहते हैं, रक्षक है ये हमारा। तो जैसे ही कोई देखा अनजान, जैसे होता है ना, आप कुत्ता पालते हैं, कोई अनजान शख्स उसको दिखता है, वो भौंकना शुरू करता है, काट भी लेता है मौका मिले तो वैसे ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी सेल्स है। तो इम्यूनिटी सेल्स जब हमारे इम्यून फंक्शन में, उसके मॉड्यूलेशन में, उसके डीएनए में कोई गड़बड़ होती है, तो वो इम्यूनिटी सेल्स जो एनिमी सेल्स और फ्रेंडली सेल्स की पहचान करने की जो उनकी क्षमता है वो गड़बड़ हो जाती है। वो सही से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि हमारे लिए फायदेमंद सेल कौन सा है, नुकसानदेह सेल कौन सा है। तो उसकी वजह से वो कभी कभी हमारे शरीर के जो जरूरी सेल्स हैं, जो फायदेमंद सेल्स हैं, जो फ्रेंडली सेल्स हैं, उन्हीं को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते, और ये अपने आप होने लगता है। वो ब्रेन के कमांड से भी बाहर हो जाते हैं और अपने आप होने लगता है, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। अपने ही शरीर का सेल अपने ही शरीर को मार रहा है। अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया से कोई बीमारी होती है तो हम इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयां दे देते हैं, लेकिन इस केस में तो वो भी नहीं कर सकते। अगर हम इम्यूनिटी को मजबूत कर देंगे तो वो जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है वो नुकसान भी मजबूत हो जाएगा। हम अपनी इम्यूनिटी को, सेल्स को मारने वाली भी मेडिसिन नहीं ले सकते, क्योंकि
इम्यूनिटी को ही मार देंगे तो दूसरी बीमारियां होने लगेंगी। तो ये भी एक ट्रिकी केस होता है जिसमें कोई इलाज नहीं मिल पाता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज नहीं हो पाता है। तो समझ में क्यों नहीं आता बीमारियों का इलाज। जैसे अब हम डायबिटीज की बात करें तो जैसे मैंने डायबिटीज का बताया कि अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन में इश्यू है, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो भी हो सकता है। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, यानी आपका लिवर, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाने से ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर रही है जितना उन्हें नहीं करना चाहिए, या आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, लिवर और इंटेस्टाइन डिस्कार्ड तो कर रहा है लेकिन वो इंटेस्टाइन में अटका हुआ है, कोलोन में अटका हुआ है, कोलोन में प्रॉब्लम है, आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया कम है, तो वो जो डिस्कार्डेड आइटम है वो टाइम से बाहर नहीं निकल रहा, 2 घंटे के बाद दोबारा से पाचन की प्रक्रिया में आ जाता है और जो वेस्ट मटेरियल के तौर पे शुगर या कार्बोहाइड्रेट था उसमें से वापस से शुगर एब्जॉर्ब कर लेता है। या आपके शरीर में जो अंग है पेंक्रियाज वो फंक्शनल नहीं है, उसके फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम है, या उसमें बीटा सेल कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। इन सारे रीजन से डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। अब डायबिटीज कभी ठीक नहीं होता क्योंकि इन चीजों की सही से पहचान नहीं होती कि एक्चुअल में क्या रीजन क्या है डायबिटीज होने का। तो जब नहीं पहचान हो पाती तो वो खत्म कैसे होगी। तो जब जरूरी है कि बीमारियों का सही रीजन पता किया जा सके। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बताता है कि शुगर है। क्या किसी को आज तक किसी भी डॉक्टर ने बताया कि आपको शुगर क्यों है, क्यों हुआ शुगर? बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, थायराइड की बीमारी क्यों हुई, हाइपोथायराइडिज्म क्यों हुआ, हाइपरटेंशन क्यों हुआ, कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ, आज तक किसी को बताया है? बहुत सारे लोग पूछते नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया थायराइड है तो मतलब है। किसी को बताया था आपके यूट्रस में गांठ है, फाइब्रॉइड है, पीसीओएस है, क्यों हुआ? निधि सक्सेना जी बोल रहे एफबी पर भी लाइव कर दीजिए, ऑलरेडी लाइव ऑन एफबी। तो क्यों हुआ ये चीज नहीं बताते लोग, क्योंकि इनके जांच करने का तरीका भी नहीं है। बहुत सारी चीजों में तो जांच करने का एग्जैक्ट रीजन तक पहुंचने का तरीका भी नहीं है, मैपिंग का कोई तरीका भी अभी तक विकसित नहीं हो पाया। दूसरा कि इसमें कौन पड़े, फाइनेंशियल रीजन भी है, इसमें कौन जाए। एक बार किसी को डायबिटीज हो गया तो वो जिंदगी भर के लिए कितने लोगों के लिए वो होता है ना, दुधारू गाय बन गए। आप जिस डॉक्टर के पास डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, जो आपका मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, आप उसको जिंदगी भर फीस देंगे, शुगर जांच करने वाले को पैसे देंगे, उसके लिए जो दवाइयां खा रहे हैं उस दवाई बनाने वाले को पैसे देंगे, उसको बेचने वाले को पैसे देंगे। उसके बाद डायबिटीज के फलस्वरूप आपकी आंखें खराब होनी शुरू होगी तो आप आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके टेस्ट कराएंगे, उनकी कमाई बढ़ेगी, उसकी दवाइयां खाएंगे, उनकी कमाई बढ़ेगी। फिर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर होगी तो उस डॉक्टर के पास जाएंगे, न्यूरो प्रॉब्लम्स होगी उस डॉक्टर के पास जाएंगे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उसके बहुत सारे टेस्ट कराएंगे। तो कितने लोगों का हित छुपा हुआ है एक छोटी सी बीमारी में। तो क्यों क्या जरूरत है उसका रीजन ढूंढो, रीजन को खत्म करो, फिर उसको ठीक करो, इतने लोगों के पेट पे लात, क्या जरूरत है? वही ब्लड प्रेशर के साथ होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आप मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको लाल पीली हरी नीली गोलियां देना शुरू कर देता है। आप रंग बिरंगे संसार में खो जाते हैं कि भाई अब तो ये हमारी किस्मत हो गई, अब तो हमें ये लाल पीला हरा नीला जिंदगी भर खाना है। आप भी मान लेते हैं, आपको बता दिया गया, आप मान लेते हैं। उसके बाद क्या शुरू होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होती है, आपको ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस का खतरा हो जाता है, न्यूरो प्रॉब्लम शुरू होती है, आपको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम शुरू होती है, आपको सांस फूलने की बीमारी शुरू होती है, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती। तो फिर वही ये एक विशियस साइकिल है, ये एक विशियस साइकिल है।
बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो ईमानदारी से आपको सही और अच्छी सलाह देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके दम पे अपनी दुकान चलाते हैं। लेकिन अगर पता लगा लिया जाए कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम कहां है, खून गाढ़ा हो गया है, कहीं नाड़ियों में जो ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम है उसमें कहीं ब्लॉकेज है, खून के साथ जो पानी मिक्स होता है फ्लो को बनाने के लिए उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, लिम्फेटिक सिस्टम में, लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है शरीर में उसका बैलेंस खराब हो गया है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का बैलेंस खराब हो गया है। अगर बैलेंस खराब हुआ है तो क्यों खराब हुआ है? तो ये सारी चीजें अगर पता कर ली जाए और उस कारण का निवारण कर दिया जाए। कई बार हम लोगों को बोलते हैं, और आप लोगों के सामने भी ये समस्या आती होगी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, जब आप बात करते हैं लोगों से कि हम आपका डायबिटीज ठीक कर सकते हैं, ठीक हो सकता है आपका डायबिटीज, तो लोग भरोसा नहीं करते होंगे। लोग आपके साथ बहस करते होंगे कि सारे डॉक्टर बोलते हैं डायबिटीज तो कभी ठीक नहीं हो सकता। वो बिल्कुल सही बोलते हैं, डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन में या डाइजेस्टिव सिस्टम में या उसके पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है, पेनक्रियाटिक जूसेस ठीक से नहीं आ रहे डाइजेस्टिव सिस्टम में, या पेनक्रियाज में बीटा सेल नहीं है, तो ये चीजें अगर पता चल जाए और उसको ठीक कर दिया जाए। अगर पेनक्रियाज का फंक्शन ठीक नहीं है, पेनक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्टिव सिस्टम में ठीक से नहीं आ रही है, उसकी वजह से शुगर बढ़ रहा है, तो आप पेनक्रियाटिस हो सकता है या पेनक्रियाज में कोई भी माल फंक्शन हो सकता है, आप उसको ठीक करेंगे। अगर बीटा सेल कम है तो आप बीटा सेल बढ़ाने पे काम करेंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन है, आंतों की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी शुगर बढ़ता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने पे काम करेंगे। तो अगर वजह पता चल जाए, वही बीपी के केस में, वही थायराइड के केस में, हो सकता है वो थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम हो थायराइड ग्लैंड दो और ग्लैंड्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन में काम करता है, डायरेक्ट कोई बियरिंग नहीं है, लेकिन कमांड्स और सिग्नलिंग का एक्सचेंज है कि इसकी वजह से ये हार्मोन रिलीज होगा, वो सिग्नल इस ग्लैंड को मिलेगा, तभी ये ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज करेगा। तो वो कितनी मात्रा में करेगा वो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रांग सिग्नल उसको दो अदर रिलेटेड ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड से मिल रहा है। तो थायराइड का कभी कभी यहां पे थायराइड ग्लैंड होता है, कभी कभी गर्दन में एसोफेगस का प्रॉब्लम है, फूड पाइप का, विंड पाइप का प्रॉब्लम है, उसमें स्वेलिंग है, उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में दबाव बढ़ रहा है। कोई बहुत मसालेदार खाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई बहुत ठंडा खाता है, कोई बासी खाता है, किसी को हमेशा कफ रहता है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। इन सब चीजों से भी थायराइड की प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है। हार्मोनल इंबैलेंस तो है ही, वो तो उसकी प्रॉब्लम है थायराइड में, तभी हार्मोनल इंबैलेंस है। हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से भी थायराइड का फंक्शन, जैसे कि मैंने क्या बताया कि सब्जी में पानी कम हुआ तो नमक बढ़ जाता है। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड का या दूसरे किसी ग्लैंड का फंक्शन, कोई दूसरा हार्मोन कम हो जाता है, तो यहां पे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और फिर आपको उसके हिसाब से बढ़ने या घटने के हिसाब से हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। और आप लगे रहेंगे थायराइड ग्लैंड को ठोकने में, उसकी दवाइयां लेने में। प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम कहीं और है। इट इज समथिंग लाइक कि एक लाला जी थे, कोई अगर लाला जी हो तो बुरा ना माने, लाला जी ने, आपको कुछ भी, चौधरी साहब रख लो, खान साहब रख लो, कुछ भी रख सकते हो, तो उनका बेटा था, वो जब घर से बाहर आता था, बाहर जाता था और बाहर से आता था, तो उसके बाद वो सीधे टॉयलेट जाता था। उसका एक पड़ोसी दोस्त था, वो टॉयलेट की वेंटिलेटर से उसको एक दारू की बोतल देता था और वो टॉयलेट में बैठ के दारू पीता था। तो जब लाला जी को बार बार ये सब हुआ, पता चला, तो उनको ये लगा कि ये बाहर जाता है और बाहर से दारू पी के आता है या बाहर से दारू लेके आता है। उन्होंने उसका बाहर जाना बंद करा दिया।
लेकिन फिर भी उसका दारू पीना चालू रहा। क्यों? क्योंकि दारू तो उसको घर के अंदर ही मिल रहा था। आप बाहर से रहा था, लेकिन घर के अंदर ही मिल रहा था, बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे में उसका दारू पीना तो नहीं छूटेगा। वैसे ही हमारे शरीर की बीमारियों के साथ होता है। वजह कहीं और होती है, हम इलाज कहीं और कर रहे होते हैं। या तो हम इलाज अधूरा कर रहे होते हैं, या गलत कर रहे होते हैं, या सिर्फ कंट्रोल करने वाला कर रहे होते हैं। सिर्फ कंट्रोल करने वाला कर रहे होते हैं। समथिंग लाइक चाय ज्यादा मीठी हो गई तो थोड़ा और पानी मिला दो, उससे क्या होगा? चाय तो मजा तो खराब हो जाएगा ना। मिठास तो कम हो गई, लेकिन मजा तो खराब हो गया। तो यही होता है। इंसुलिन की कमी है तो इंसुलिन के शॉट्स लगाना शुरू कर दो, इंसुलिन ठोकना शुरू कर दो। शरीर को जितना इंसुलिन चाहिए उतना मिल गया। पोटेशियम की कमी है, सोडियम की कमी है, बीपी लो हो रहा है, नमक खिला दो। क्लोराइड की कमी है, सोडियम पोटेशियम की कमी है, तो पोटेशियम वाली गोलियां खिलाना शुरू कर दो। हार्मोनल इंबैलेंस है तो जो हार्मोन कम है उसके टैबलेट्स देना शुरू कर दो, कैप्सूल्स देना शुरू कर दो। तो क्या होता है? वो बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। अगर किसी इंसान के पास नौकरी नहीं है, उसका परिवार भूखों मर रहा है, आप उसको रोज 500 रुपया देना शुरू कर दो, रोज 500 रुपया देना शुरू कर दो, तो क्या होगा? उसका घर खाने पीने लगेगा, उसके परिवार की भूखमरी टल जाएगी, लेकिन ठीक नहीं होगी। जिस दिन वो 500 रुपया मिलना बंद, फिर से भूखमरी चालू। तो यही होता है इन बीमारियों के साथ। आप दवा ले रहे हो, आपका शुगर कंट्रोल में है, बीपी कंट्रोल में है, थायराइड कंट्रोल में है, जैसे ही दवा बंद की वो फिर से बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि बीमारी क्या थी? बेरोजगारी। आपने बेरोजगारी से उसको रोजगार नहीं दिया, आपने उसको भिखारी बना दिया। तो हमने अपने शरीर को पैरासाइट बना लिया, भिखारी बना लिया। बीमारी होते ही हम भिखारी बन जाते हैं। हम शरीर की कमियों को दूर नहीं कर रहे। हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल इंबैलेंस हो रहा है तो हम न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे, सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे, हम दवा खा रहे हैं। हमारा लिवर खराब हो रहा है, लिवर पहले से खराब है और खराब हो रहा है। हम दवा ले रहे हैं 500 mg, हमें दिन भर का दवा का डोज डॉक्टर ने लिखा 500 mg। हमारा लिवर फंक्शन करता है 50%, वो दवा हो गया 250 mg। अब वो दवा को लिवर में डाइजेशन के बाद पहुंचना है हमारे कानों तक, क्योंकि कान खराब है। तो कान तक कैसे पहुंचेगा? लिवर उठ के तो जाएगा नहीं कान में देने, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचेगा। लेकिन पता चला हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन 50% खराब है। तो 50% ही दवा कैरी होगी। 50% डाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, 50% कैरी होने में तो क्या हो गया? वो कान तक पहुंचा दवा 125 mg। तो जहां 500 mg चाहिए वहां 125 mg पहुंच रहा है, तो कैसा इलाज होगा? वैसा ही इलाज होता है। दवा के डोजेस बढ़ते जाते हैं, पावर बढ़ती जाती है। इन सब चीजों का एक ही रीजन है। अगर हम इसको समराइज करें ठीक से, तो इन सब चीजों का एक ही रीजन है, जागरूकता की कमी। लालच भी है, जागरूकता की कमी और लालच। पेशेंट में जागरूकता की कमी और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाले जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके लालच, ये दो रीजन तो है ही। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि सारे लोग गैर जागरूक नहीं होते। बहुत सारे लोग अपने बीमारियों के बारे में रिसर्च करते हैं। सारे डॉक्टर बेईमान नहीं होते, बहुत सारे लोग ईमानदारी से इलाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन इन दोनों के आड़े आता है, वो है बीमारी के सही कारण का पता ना चलना। कोई भी बीमारी क्यों हो रही है, शरीर में क्या कमी है, क्या ज्यादा हो गया, कहां क्या नहीं पहुंच रहा, कहां रास्ते में रुकावट है, ब्लॉकेज है, या फिर कौन सा दूसरा अंग इसके फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है। अब मान लीजिए किसी के एक घुटने में दर्द शुरू हुआ तो वो चलेगा, लेफ्ट पैर में घुटने में दर्द शुरू हुआ, लेफ्ट पैर के घुटने में कोई भी प्रॉब्लम है, दर्द शुरू हुआ, वो चलना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी का 80% वेट वो राइट घुटने पे डालेगा क्योंकि लेफ्ट में तो दर्द है।
तो क्या होगा, 2-4 दिन के बाद उसका राइट घुटना भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो राइट घुटने को ठीक करने के लिए पहले तो जरूरी है ना कि लेफ्ट घुटना ठीक किया जाए, नहीं तो राइट तो कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा। तो ये सारी, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ ऑर्गन्स। तो ये सारी चीजें जब तक ना की जाए, बीमारी का एक्चुअल रीजन जब तक ना पता किया जाए, बीमारियों को जड़ से खत्म करना संभव नहीं है, क्योंकि जड़ तो आपने पता ही नहीं किया। ये जो ट्रीटमेंट का सिनेरियो आजकल चल रहा है वो कैसा है कि जैसे ये मेरे पीछे दीवार है, अगर इसमें सीलन होने लगे तो इसमें कहीं ना कहीं से तो पानी आ रहा होगा। मैं क्या करूंगा, इस प्लास्टर को तोड़ूंगा और नया प्लास्टर लगा दूंगा और उसके ऊपर नया पेंट कर दूंगा, लगेगा दीवार रिपेयर होगी, लेकिन पीछे से कहीं से उसमें पानी आ रहा था। जब तक उस पानी के सोर्स को मैं ठीक नहीं करूंगा, कोई पाइप हो सकता है इस दीवार के पीछे या कुछ और हो सकता है जो डैमेज हो, जिसमें लीकेज हो, जब तक मैं उसको ठीक नहीं करूंगा मैं इस सीलन को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। वैसे ही बीमारी का जो एक्चुअल रीजन है, जिस कमी, जिस इम्बैलेंस, जिस प्रॉब्लम, जिस ऑर्गन की वजह से ये बीमारी हुई है, वो पता लगा करके जब तक उसको ठीक ना किया जाए, इसको बीमारियों का रूट कॉज एनालिसिस बोलते हैं। आरसीए जब तक होगा नहीं बीमारी का, जब तक बीमारियों का रूट कॉज पता नहीं चलेगा और रूट कॉज के ऊपर काम नहीं किया जाएगा, बीमारी ठीक नहीं होगी। इसलिए डायबिटीज के बारे में कहा जाता है कि डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती, और सही कहा जाता है। हम भी डायबिटीज को ठीक नहीं करते, हम उसकी बीमारी का कारण ढूंढते हैं, एक्चुअल रीजन क्या है, और उस कारण पे काम करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में बीटा सेल का कम होना, पेनक्रियाज में बीटा सेल का कम होना डायबिटीज का रीजन रहता है, तो उस केस में हम बीटा सेल को रीजनरेट करने पे काम करते हैं, शुगर लेवल के ऊपर काम नहीं करते, बीटा सेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, बीमारियों की वजह को ढूंढना। और हमारे शरीर में जितने अंग हैं उन्हीं में छुपा होता है बीमारियों का वजह। आपको जानना होता है कि कौन सा अंग ठीक काम कर रहा है, कौन सा अंग ठीक काम नहीं कर रहा है। अगर कोई अंग ठीक काम नहीं कर रहा है, कमजोर पड़ रहा है अपना फंक्शन करने में, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, या जितना करना चाहिए उससे ज्यादा कर रहा है, ये सारे ही केसेस में वो कोई ना कोई बीमारी क्रिएट करेगा। और हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट है जो इस चीज को पता कर सकता है, वो है ये एक्यूलाइज। ये एक छोटा सा मामूली सा डिवाइस, ये एक छोटा सा मामूली सा डिवाइस, इसको टीएन्स ने रिसर्च करके बनाया है। ये एक छोटा सा मामूली सा डिवाइस पता कर सकता है कि आपके शरीर का कौन सा अंग ठीक से काम कर रहा है, कौन सा अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, या कौन सा अंग आने वाले टाइम में ठीक से काम नहीं करेगा, यानी उसमें खराबी की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो डायग्नोस्टिक टेस्ट में, लैब टेस्ट में, पैथोलॉजी टेस्ट में पता ही नहीं चलती, या फिर एक सर्टेन लेवल से पहले पता नहीं चलती, एक सर्टेन लेवल से पहले पता नहीं चलती। उसका रीजन क्या है कि ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, पेट स्कैन है, या फिर पैथोलॉजिकल टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, ये सारे टेस्ट हैं, ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डैमेज होने के बाद ही टेस्ट करके बता सकते हैं। लेकिन ये जो इक्विपमेंट है, अगर किसी ऑर्गन में थोड़ा सा भी डैमेज है, 1% उससे भी कम है, तो उसको भी ये सेंस कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उस डैमेज को सेंस कर सकता है। हमारे पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है हमारा ब्रेन। ये ब्रेन को रीड करने और ब्रेन को कंट्रोल करने, ब्रेन को मोटिवेट करने, ब्रेन को मॉड्यूलेट करने के सिद्धांत पे काम करता है। वो ये कैसे करता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे ये मेरा हाथ है, मैं यहां पे इसी मशीन से मार रहा हूं, या ये मेरा सेल फोन है, इससे मैं मार रहा हूं। जहां पे ये टच हो रहा है, जहां पे चोट लग रही है, हल्की चोट तो लग रही है, वो मुझे पता चल रहा है। अगर यहां पे लाइट ना हो, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हो, तो भी मैं बता सकता हूं तुमने कहां पे मारा, तो भी मैं बता सकता हूं। जैसे मैंने इसमें मारा, मेरी आंखों में पट्टी बंधी है, तो भी मैं उंगली से टच करके बता दूंगा कि यहां पे लगा, यहां पे लगा। क्यों?
मैं किसी लैब में चले जाऊं, किसी एमआरआई करा लूं, एक्सरे करा लूं, किसी भी रेडियोलॉजिस्ट को दिखा लूं, कोई पता कर पाएगा कि इस पे चोट लगी है अभी? नहीं, किसी भी तरह की जांच से नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो क्वांटम ऑफ डैमेज है जो इस चोट ने क्रिएट की, वहां के सेल्स पे जो इस चोट ने क्रिएट की, जो क्वांटम ऑफ डैमेज क्रिएट किया, वो इतना नहीं है कि पैथोलॉजिकल टेस्ट में या जो दूसरे टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसमें पता चल सके। वो क्वांटम ऑफ डैमेज उतना नहीं है। यही अगर मैं इससे बहुत जोर से मारूं कि नील पड़ जाए या हथौड़े से मारूं तो दिखने से ही पता चल जाएगा, लेकिन जब मामूली डैमेज है तो नहीं पता चलेगा। लेकिन ब्रेन को तो पता चला, यानी कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है यहां के सेल्स में और ब्रेन में। कैसे ब्रेन को इस यहां के सेल्स ने, यहां के टिश्यूज ने कैसे ब्रेन को सिग्नल भेजा, इंफॉर्मेशन भेजा कि भैया यहां पे डैमेज हो रहा है, यहां पे गड़बड़ हो रही है, और कैसे ब्रेन ने मेरे इस हाथ को कमांड दिया कि यहां पे डैमेज है, यहां पे सहलाओ, अच्छा लगेगा, राहत मिलेगी, यहां पे ब्लड सर्कुलेशन, यहां पे रब करो, यहां पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, राहत मिलेगी। ये कमांड ब्रेन ने कैसे दिया यहां पे, और ये ऑर्गन ने ब्रेन को कैसे दिया? उसके लिए शरीर में कॉन्टिन्यूअस एक एनर्जी फ्लो होती है जिसको बोलते हैं बायो इलेक्ट्रिसिटी, जैव विद्युत, शरीर के अंदर। उसके लिए पूरे बॉडी में वायरिंग है। तो वो बायो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो बताता है जब भी किसी ऑर्गन में कोई भी डैमेज होना शुरू होता है, वो ऑर्गन इंडिकेट करता है ब्रेन को कि यहां पे ये गड़बड़ शुरू हुई। वो इंडिकेट कैसे करता है? वो बायो इलेक्ट्रिसिटी के जो फ्लो है, इंटेंसिटी है, उसको बढ़ाता है। जितना ज्यादा डैमेज, क्वांटम ऑफ प्रॉब्लम जितना ज्यादा, वो इंटेंसिटी उतना बढ़ाता जाए। ये मशीन उस इंटेंसिटी को रीड कर लेती है, पकड़ लेती है, और वो आपको बताता है, वो इंटेंसिटी बताता है आपको कि ये क्वांटम ऑफ डैमेज कितना है, डैमेज कहां पे है। हमारे शरीर में हर ऑर्गन के, जितने भी ऑर्गन हैं, हर ऑर्गन और बहुत सारी बीमारियों के लिए रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स के ऊपर इस मशीन को कैसे चलाते हैं, इस मशीन के अंदर बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी से आप इसको चला सकते हैं। और इसके अलावा इस मशीन को चेक करने के लिए इसमें ये मशीन में कनेक्ट हो जाता है। ये इसमें एक इलेक्ट्रोड जैसा है जो नॉर्मली आपने ईसीजी की मशीनों में देखा होगा। ये आपकी बाईं कलाई पे चिपक जाता है और उसके बाद इसका ये प्रोब है, पॉइंटर या प्रोब कह सकते हैं, पेन के जैसा है। इसको आपको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के मार्किंग पॉइंट्स पे लेना होता है, और वहां पे जो बायोइलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का जो ये इंटेंसिटी बताता है, आपको फील होता है, उससे पता चलता है। इस मशीन में दो मोड होते हैं, डिटेक्ट मोड और रिलीफ मोड। मैं इसको आपको ऑन करके भी दिखा सकता हूं कि डिटेक्ट मोड और रिलीफ मोड होता है। मैं पहले इसका बेसिक समझा रहा हूं आपको। तो डिटेक्ट मोड में ये जो इंटेंसिटी बताता है, उससे पता चलता है कि जहां पे आपने इस पॉइंटर को रखा, इसके लिए एक चार्ट आता है, इसके लिए एक चार्ट आता है। इस तरह से हथेली का फोटो बना रहेगा, उसमें सारे ऑर्गन की, कहां पे कौन सा ऑर्गन या कहां से कौन सा बीमारी का पॉइंट है, वो इंडिकेट किए रहते हैं। जहां पे आपको इंटेंसिटी महसूस हो रही है, करंट का फ्लो का इंटेंसिटी महसूस हो रहा है, वहां पे आप देखिए चार्ट में कौन सा ऑर्गन है, और उसके हिसाब से उस क्वांटम ऑफ डैमेज का आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस क्वांटम ऑफ डैमेज का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो ऑर्गन जो सिग्नल भेजता है ब्रेन को, उसको रीड करता है और बीमारियों को, ऑर्गन के प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है कि इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है, इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है, इस ऑर्गन में शुरुआत है, इस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो चुकी है, इस ऑर्गन में शुरुआत है तो फ्यूचर में होगी, इस ऑर्गन में नहीं है। तो ये डिटेक्ट मोड में जो ऑर्गन की तरफ से ब्रेन को सिग्नल जा रहा है, उसको डिटेक्ट करता है। उसके बाद आता है रिलीफ मोड। रिलीफ मोड क्या है? जब भी कोई ऑर्गन ब्रेन को सिग्नल देता है कि मैं मुसीबत में हूं,
किडनी ने बोला, लिवर ने बोला, कान के पर्दों ने बोला, रेटिना ने बोला, किसी ने बोला ब्रेन को कि मैं मुसीबत में हूं, सिग्नल भेजा। तो ब्रेन क्या करता है? मुसीबत, ऑर्गन का मुसीबत का क्या मतलब कि उसके फंक्शनैलिटी में कुछ इश्यू है, उसके सेल्स तेजी से डेड हो रहे हैं, उतनी तेजी से बन नहीं रहे, या उसको ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा है। तो ब्रेन क्या करता है? ब्लड और एनर्जी का फ्लो, ऑगमेंटेशन उस पर्टिकुलर ऑर्गन को तेज करता है, तेज करता है। ऑब्वियसली आज के जमाने में जब हम जी रहे हैं तो 100% हेल्दी तो हमारे शरीर में कोई भी ऑर्गन नहीं। तो ब्रेन के पास जो रिजर्व स्टॉक होता है वो ऑलरेडी खत्म है, रिजर्व स्टॉक है नहीं। तो वो कई बार डैमेज हो रहे ऑर्गन को ज्यादा ब्लड और एनर्जी की सप्लाई देने में, ताकि नए सेल्स तेजी से बन सके, एनर्जी के फ्लो की वजह से ब्लॉकेज हटे, तो पेन कम हो, स्वेलिंग कम हो, ये सारी चीजों को वो ऑगमेंट नहीं कर पाता है। ये जो मशीन है उस ब्रेन को कमांड देती है, ब्रेन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करती है कि बाकी दूसरे ऑर्गन्स को थोड़ी देर के लिए, जो सेफ रेंज है, क्योंकि एक पॉइंट पे आपको इसकी थेरेपी रिलीफ मोड में केवल 15 मिनट लेनी होती है, वो सेफ रेंज है। पूरे दिन में केवल 90 मिनट इसकी थेरेपी ले सकते हैं 24 घंटे में, वो सेफ रेंज है, क्योंकि उतनी देर के लिए दूसरे ऑर्गन को ब्लड और एनर्जी की सप्लाई को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, रोका नहीं जाता। जितना हो रहा है उसमें थोड़ी कमी कर दी जाती है, और 10 अंगों में अगर थोड़ी थोड़ी कमी की गई तो जो एक्स्ट्रा बचा ब्रेन के पास, वो उस नुकसान हो रहे अंग को, जिसको हम रिलीफ दे रहे हैं इस मशीन से, वहां पे भेजा जाता है, और वो अंग 10 गुना तेजी से रिपेयर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये एक पेन किलर की तरह, मैं थोड़ा पानी पी लूं। ये एक पेन किलर की तरह, जैसे हम पेन किलर टैबलेट लेते हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल तरीके से, जैसे कोई भी पेन किलर ब्रेन को स्टिमुलेट करके एंडोर्फिन रिलीज करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से दर्द का एहसास कम होने लगता है और नींद आने लगती है, तो वैसे ये ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। एंडोर्फिन एक हार्मोन है, वो रिलीज होना शुरू होता है, जिससे दर्द का एहसास कम होना शुरू हो जाता है। तो दर्द के केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस ऑर्गन की सबसे बड़ी खूबी है एग्जैक्ट प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो हाथों में जहां पे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का पॉइंट है, वहां पे तो ये आपको सेंसेशन का अनुभव देगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। और जब आप इस बुकलेट में प्रॉब्लम्स के हिसाब से चार्ट बनाए हुए हैं, तो जब आप इस बुकलेट में ब्लड प्रेशर वाला पेज खोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर वाला पेज खोलेंगे, ये हाई ब्लड प्रेशर वाला पेज है, इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं कलर्स में, ग्रीन कलर के सर्कल बना करके। वो क्या इंडिकेट करता है कि ये सारे पॉसिबल ऑर्गन हैं जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर होता है। तो अब आपको डिटेक्ट मोड में इसी ऑर्गन से वहां चेक करना है, तो आपको ये बता देगा कि किस वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है। किडनी में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, ब्रेन आर्टरीज में प्रॉब्लम है, ब्लड की विस्कोसिटी में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जिसकी प्रॉब्लम एक भी जगह भी हो सकती है, प्रॉब्लम 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो आपको एक्चुअल रीजन का पता चल जाता है कि कहां प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है। तो जब आपको वजह का पता चल जाता है, तो आपको क्या करना है? प्रॉब्लम को ठीक नहीं करना, वजह को ठीक करना। आप वजह को ठीक करना शुरू कर देते हैं। जब प्रॉब्लम की वजह ठीक होनी शुरू हो जाती है तो प्रॉब्लम तो अपने आप ठीक होगी, प्रॉब्लम तो अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने दीवार की सीलन का एग्जांपल दिया था, अगर पीछे से जो पाइप लीकेज है उसको मैं चेंज कर दूं, उसको अगर रिपेयर कर दूं, तो धीरे धीरे दीवार तो अपने आप सूख जाएगी। उसके बाद तो बस मेरे को थोड़ा सा लीपापोती करनी है, प्रॉब्लम तो ठीक हो गई। तो वो जो थोड़ा सा लीपापोती का काम है, वो काम क्या करता है? सप्लीमेंट्स। जैसे दीवार तो दीवार ओरिजिनल है, ईंट और सीमेंट बालू से बनी हुई है, उसके ऊपर प्लास्टर है, उसके ऊपर
पुट्टी है और उसके ऊपर पेंट है, तो ये प्लास्टर, पुट्टी और पेंट दीवार नहीं है, ये उसका सप्लीमेंट है। तो जब हम इस मशीन की मदद से उस प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हैं और साथ में हम सप्लीमेंट्स भी देते हैं, तो वो जो थोड़ा सा फिनिशिंग टच बचा होता है, सप्लीमेंट उस रोल को निभाते हैं। यानी बिना मेडिसिन के हम जब किसी को बोलते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि बीमारी ठीक हो जाएगी, मेडिसिन फ्री लाइफ। यानी आपने मेडिसिन बंद कर दी और इसकी मदद से जब तक हो सकता है आपका इलाज 3 महीने चले, 4 महीने चले, आप क्या ले रहे हैं? फूड सप्लीमेंट्स, यानी खाना। फूड सप्लीमेंट को लोग दवाई बोलते हैं बिकॉज वो दवाई की तरह काम करते हैं, इसलिए एक नया टर्म भी इजाद हुआ है, एक नई कैटेगरी इजाद हुई है जिसको न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल, 2 वर्ड्स को मिला करके बनाया गया है। ऐसा न्यूट्रिशन जो दवा की तरह काम करे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रास्यूटिकल। तो शरीर में जिंक की कमी है, उससे बीमारी हो सकती है, फास्फोरस की कमी है, उससे बीमारी, पोटेशियम लो हो गया, सोडियम लो हो गया या हाई हो गया, इन सब चीजों से बीमारियां होती है। हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है। तो अगर आप सप्लीमेंट देते हैं, कमी क्यों है? क्योंकि खाने में कमी है। वो चीजें आपको खाने से मिलनी चाहिए, आपके खाने में कमी है, तो उस खाने की कमी को पूरा करते हैं। पूरा करने को अंग्रेजी में बोलते हैं सप्लीमेंटेशन। इसीलिए इन प्रोडक्ट्स को बोला जाता है फूड सप्लीमेंट्स। तो हम इसकी मदद से, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको एक्चुअल वजह बताता है कि भैया आप बीमार क्यों हैं। और जब तक आपको सही वजह नहीं पता चलेगी बीमारी की, तब तक आप पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हो सकते। और अगर आप सही वजह पता चल गई आपको बीमारी की, तो आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं, खुद को खुद से ठीक कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, आपको मेरी भी जरूरत नहीं। आपको पता है कमी कहां पे है, उस कमी को दूर कर दीजिए। आपको पता है प्रॉब्लम कहां पे, उस प्रॉब्लम को दूर कर दीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगी। ये मशीन काम कैसे करता है अगर मैं उस पर बात करूं, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत आसान है इस मशीन को ऑपरेट करना। एक छोटा बच्चा भी ऑपरेट कर सकता है, मैं बताऊंगा कैसे। ये देखिए, ये इसका इलेक्ट्रिसिटी से चलाने के लिए अडेप्टर है। मैंने इसको, ये चार्जर का लैपटॉप का निकाला, ये मैंने इसमें लगा दिया इसको पावर सप्लाई देने के लिए। इसको मैंने मशीन के राइट साइड वाले होल में डाल दिया। इसको जब ऑन करेंगे आप, तो ये ऑन हो जाता है। इसके स्क्रीन पे कुछ इंफॉर्मेशन आती है, आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पे सेंटर में 5 लिखा हुआ है जो इंटेंसिटी को दर्शाता है। इसके अलावा इसमें आपको ये एरो बना हुआ और 1 लिखा हुआ है, वो इंटेंसिटी को घटाना बढ़ाना है। इसमें ये एक रिंग जैसा बना हुआ है गोल सा, इस पे 4 बटन है चारों कॉर्नर्स पे। सेंटर में एक बटन है, एक बटन बाहर है जो ये ऑन ऑफ करने का काम करता है। इसमें जो ये ऊपर वाला बटन है, ये टाइमर जो बीच में 5 लिखा हुआ है, उस टाइमर को घटाता बढ़ाता है, जो केवल थेरेपी देने के मोड में, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि मैंने बताया ना कि कितनी देर थेरेपी देनी है वो भी लिमिट है। आप अंदाजे से पता चला आपने 20 मिनट कर दी थेरेपी, तो इसलिए टाइमर 5, 10 या 15 मिनट, 3 टाइमर की सेटिंग है थेरेपी देने के लिए। जांच करने में उस टाइमर का कोई मतलब नहीं होता। दूसरा इंटेंसिटी, कि कितनी इंटेंसिटी में हर इंसान के शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का जो रेशियो होता है, बैलेंसिंग होता है, वो अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से जांच करने के लिए, ताकि आपको सामने से, जैसे हम एमीटर या वोल्ट मीटर से चेक करते हैं ना वोल्टेज, तो उसमें सेटिंग्स करते हैं, वैसे इसमें सेटिंग करनी पड़ती है। वो बॉडी का वोल्टेज चेक कर रहे हैं ना। उसके अलावा इसमें 2 मोड होते हैं, नीचे के बटन से मोड चेंज होता है। एक बार दबाने से ये डिटेक्ट मोड से रिलीव मोड में आएगा, फिर से दबाने से रिलीव मोड से डिटेक्ट मोड में जाएगा। तो जब आपको जानना है कि प्रॉब्लम कहां है, तो ये मशीन डिटेक्ट मोड में होना चाहिए। नोट कर लीजिए, ये मशीन ऑन करने के बाद इंश्योर कीजिए कि मशीन के स्क्रीन पे डिटेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप किसी छोटे बच्चे की जांच करने वाले हैं, छोटे बच्चे की मतलब 10 साल से कम के बच्चे की, तो आपका जो इंटेंसिटी है वो 0 या 1 पे होना चाहिए। नोट कर लीजिए। अगर आप किसी एडल्ट फीमेल का जांच करने वाले हैं, तो आपकी इंटेंसिटी 1 या 2 पे होना चाहिए। अगर आप किसी एडल्ट मेल की जांच करने वाले हैं, तो इंटेंसिटी 2 या 3 पे होनी चाहिए।
ये एक गाइडलाइन है, ये फिक्स नहीं है, इसको आप जरूरत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक सेंसेशन देगा। जब आप डिटेक्ट मोड में इसको बाईं कलाई पे चिपका देंगे और चिपकाने के बाद जब इस प्रोब को सटाएंगे तो ये एक सेंसेशन देगा। वो सेंसेशन हो सकता है इतना ज्यादा हो, अगर आप मेल को चेक कर रहे हैं 3 पे ही रखा है, लेकिन वो सेंसेशन इतना ज्यादा हो सकता है कि हो सकता है उसको परेशानी हो, तो आप उसको घटा सकते हैं। वो ऐसा जरूरी नहीं कि 3 पे ही या 2 पे ही रखना है, आप उसको 1 पे कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में जिनकी स्किन मोटी हो या हाथों की स्किन ज्यादा हार्ड हो या जो पानी कम पीते हो, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हो, उनमें सेंसेशन कम भी आ सकता है, तो आप बढ़ा भी सकते हैं, 4-5 पे भी कर सकते हैं चेक। आपने डिजायर्ड सेटिंग ले ली, डिटेक्ट मोड, और जो आपको इंटेंसिटी रखना है वो रखना ले लिया, तो उसके बाद ये बीच के बटन को दबा दीजिए। बीच के बटन को दबा दिया मतलब आपने सेटिंग सेलेक्ट कर ली। अब इसको सबसे पहले ये जो हमारा क्यूटिकल है, ये जो नाखून का लाइन है, तो थंब का जो नाखून यहां पे खत्म होता है इस साइड में, ये जो लाइन है, इस लाइन पे नाखून जहां खत्म होता है उससे 1/4 सेंटीमीटर नीचे इसको टच करना है। दैट इज न्यूट्रल पॉइंट ऑफ बॉडी, जिसको चाइनीज लैंग्वेज में शाओशैंग पॉइंट बोलते हैं। वहां पे आपको टच करना है। वहां पे जब आप टच करेंगे, आप खुद को भी चेक कर सकते हैं, तो आपको एक इंटेंसिटी, एक पेनिट्रेशन सा फील होगा, जैसे सुई चुभाया जा रहा है। आपको उसको याद रखना है, बिकॉज वो रेफरेंस है कि वो कितना तेजी से चुभा था। एक्चुअल में सुई नहीं चुभती, ये नॉन इन्वेसिव है, चुभता नहीं है, ब्लड नहीं निकलता, कुछ नहीं होता, करंट नहीं लगता। कोई लोगों को लगता है कि ये करंट लग रहा है, वो करंट नहीं है, वो इन्वेशन है, सुई चुभने जैसा बायो इलेक्ट्रिक पल्स है जो सुई चुभने जैसा एहसास देता है। तो वो एहसास कितना तेज था वो आपको याद रखना है। न्यूट्रल पॉइंट पे, शाओशैंग पॉइंट पे कितना तेज था आपको याद रखना है। उसके बाद पूरे हाथ पे आप धीरे धीरे, बहुत स्पीड से घुमाएंगे तो नहीं ठीक से डिटेक्ट कर पाएंगे। धीरे धीरे आपका स्पीड होना चाहिए, ऐसे बहुत स्लोली, बहुत स्लोली पूरे हाथ में इसको घुमाइए। आपको हाथ में कहीं कहीं पे बिल्कुल भी सेंसेशन फील नहीं होगा, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत सेंसेशन फील होगा, कहीं कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट के बराबर और कहीं कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट से ज्यादा सेंसेशन फील होगा। उन पॉइंट्स को आप मार्क कर सकते हैं। ये पॉइंट्स बताते क्या है, जहां पे न्यूट्रल पॉइंट के बराबर या न्यूट्रल पॉइंट से ज्यादा सेंसेशन फील हो, ध्यान रखिए एक्यूलाइफ को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। जहां पे न्यूट्रल पॉइंट से ज्यादा या न्यूट्रल पॉइंट से बराबर सेंसेशन फील हो, उस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान से थोड़ा आगे पीछे घुमा फिर के चेक कीजिए, और सबसे ज्यादा वहां जहां इस एरिया में सेंसेशन फील हो रहा है उस पॉइंट को लोकेट कीजिए और उसको पेन से डॉट बना दीजिए, वहां पे मार्क कर लीजिए। फिर उसको चार्ट से मिलाइए कि कौन सा ऑर्गन है। चार्ट से सबसे ज्यादा कमिंसरेटिंग जो ऑर्गन है वहां पे, यानी उस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम। चार्ट के हिसाब से जिस ऑर्गन के पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट से बराबर या ज्यादा सेंसेशन महसूस हो रहा है, यहां पे कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। जहां पे कम हो रहा है, न्यूट्रल पॉइंट से कम सेंसेशन फील हो रहा है, वहां पे प्रॉब्लम की शुरुआत है, भविष्य में प्रॉब्लम आएगी, फ्यूचर में बीमारी होगी। और जहां पे बिल्कुल भी नहीं या बहुत कम मिनिमल सेंसेशन है, वो ऑर्गन ठीक है। ऐसे ही ये बताता है, ऐसे ही ये बताता है। ये डिटेक्ट करना इतना सिंपल है। अब सारे ऑर्गन, अगर आप, जब आपको किसी पर्टिकुलर बीमारी का जांच करना है तो उस बीमारी के पेज में चले जाइए। ये जो बुक है ये आपको खरीदनी होगी इस मशीन के साथ। उस बीमारी के पेज में चले जाइए और जितने भी ऑर्गन कलर्ड सर्कल या स्क्वायर से हाईलाइट किए हैं उन पॉइंट्स को चेक कीजिए और देखिए कि कौन कौन से ऑर्गन से रिलेट करते हैं वो सेंसेशन के हिसाब से। इससे न्यूट्रल पॉइंट से ज्यादा सेंसेशन कौन कौन से हाईलाइटेड पॉइंट पे आया, यानी वो ऑर्गन वजह है आपकी बीमारी की और आपको उनको ठीक करना है। तो जब एक बार आपने पॉइंट्स डिटेक्ट कर लिए कि आपको क्या क्या चीजें ठीक करनी है, लिवर ठीक करना है, पेनक्रियाज ठीक करना है, किडनी ठीक करनी है, लंग्स ठीक करना है, विंड पाइप ठीक करना है, थायराइड ग्लैंड ठीक करना है, क्या ठीक करना है जी, ये जब आपने पता कर लिया तो उसके बाद इस मशीन का नीचे वाला बटन दबाना है और मोड को डिटेक्ट से रिलीफ मोड में ले जाना। रिलीफ मोड में ले जाने के बाद
टाइमर को 5, 10 या 15, 5, 10 और 15 कैसे चुनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। 5, 10 या 15 किसी एक टाइम पे सेट करना है और उसके बाद फिर से इंटेंसिटी को आप 1 पॉइंट बढ़ा दें थेरेपी देने के टाइम में, रिलीफ मोड में, और उसके बाद फिर से ये सेंटर वाला बीच वाला बटन दबा दो। अब ये थेरेपी देने के लिए तैयार है। जिस पॉइंट को आप थेरेपी देना चाहते हैं आपने उसको मार्क किया था, वहीं पे आप इसको रखना है। प्रेशर उतना ही होना चाहिए जितना लिखते वक्त पेन से कागज पे प्रेशर देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का नहीं, नॉर्मल प्रेशर डाल के वहां पे रखना है, स्टेबल रखना है। सेंसेशन महसूस होगा, शुरुआत में थोड़ा ज्यादा होगा, बाद में धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, वो रखना है। एक पॉइंट पे मैक्सिमम 15 मिनट दे सकते हैं और एक दिन में मैक्सिमम 90 मिनट्स की थेरेपी दे सकते हैं। एक बॉडी को 24 घंटे में मैक्सिमम 90 मिनट्स की थेरेपी दे सकते हैं। तो अगर 6 से ज्यादा पॉइंट हैं जिस पे आपको डेली थेरेपी करनी है, 6 से ज्यादा पॉइंट्स पे, तो 15-15 मिनट देंगे तो 7वां पॉइंट तो होगा नहीं, 6 पॉइंट में ही 90 मिनट पूरे हो जाएंगे। तो उस केस में आप टाइम को घटा के 10 मिनट कीजिए। 10 मिनट अगर देंगे तो 9 पॉइंट्स पे आप एक दिन में थेरेपी दे सकते हैं। छोटे बच्चों को या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को एक पॉइंट पे 5 मिनट ही थेरेपी दें शुरुआत में। जब उनकी कंडीशन धीरे धीरे ठीक होने लगे तो आप बढ़ा सकते हैं। जब आप इस थेरेपी देने की शुरुआत करें तो किसी भी ऑर्गन पे, किसी भी पॉइंट पे 3 दिन लगातार थेरेपी मिनिमम जरूर करें। ये नहीं कि आज थेरेपी शुरू किया, कल नहीं किया, फिर परसों कर लिया। आपको रिजल्ट्स इसके तभी, फायदे तभी महसूस होंगे जब कम से कम 3 से 5 दिन लगातार थेरेपी आप करेंगे। आपको 3 से 5 दिन में फायदे महसूस, मैक्सिमम पॉइंट्स पे 3 दिन में। बहुत दर्द वगैरह के केस में 1 दिन में भी फायदा महसूस होता है, 1 दिन में ही दर्द से रिलीफ मिलने लगता है। मैक्सिमम पॉइंट्स पे 5 दिन में, 3 से 5 दिन में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप 1 हफ्ते के बाद, एक पॉइंट पे 1 हफ्ता थेरेपी देने के बाद 1 दिन का गैप, या लगातार 15 दिन थेरेपी देने के बाद 2 दिन का गैप ले सकते हैं। 2 दिन का गैप ले सकते हैं, फिर 15 दिन का, फिर 15 दिन का। इसमें क्या होगा, 2-3 दिन, जैसे मान लीजिए आपने थेरेपी देने की शुरुआत की और इंटेंसिटी आपने 3 रखा है, 3 पे रखा है। 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के बाद 3 पे बिल्कुल भी सेंसेशन महसूस नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा वो रिपेयर हो गया है और थोड़ा सा बॉडी को आदत भी हो गई है उस सेंसेशन को टॉलरेट करने की। तो आपको इंटेंसिटी बढ़ाना है, 4 या 5 पे करना है, फिर 2-3 दिन बाद 4-5 पे भी महसूस नहीं होगा। मोस्टली 15 दिन तक पहुंचते पहुंचते इंटेंसिटी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है। फिर 2 दिन का गैप लेंगे तो फिर से 3 या 4 पे ही आपको सेंसेशन महसूस होना शुरू हो जाएगा। फिर से ऐसे ही 15-15 दिन के 3 साइकिल में मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज ठीक होने लगते, ठीक हो जाते हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज में 45 दिन के बियॉन्ड भी थेरेपी देनी पड़ सकती है। इससे आप क्या क्या कर सकते हैं? पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, पेन को ठीक कर सकते हैं, कहीं कोई ब्लॉकेज है उसको ठीक कर सकते हैं, ट्यूमर को, स्टोन्स को निकाल सकते हैं, कोई ऑर्गन खराब है उस खराबी को ठीक कर सकते हैं, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, थकान महसूस हो रही है, बहुत तरह की चीजों में इससे फायदा पहुंचा सकते हैं। और सिंस ये ऑर्गन को रिपेयर कर सकता है तो ऑलमोस्ट सारी बीमारियों में फायदा पहुंचा, कोई भी हेल्थ इश्यू। लेकिन ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने पे काम करता है और ये शरीर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स देता है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों को पेसमेकर लगा हो उसके ऊपर ये चेक भी नहीं करना, इस्तेमाल ही नहीं करना, टच भी नहीं करना। पेसमेकर लगे हुए लोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जिन लोगों को किसी भी तरह का कैंसर है, कैंसर था, ठीक हो गया तब ठीक है, कैंसर अभी एक्टिव है, ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन कैंसर है बॉडी में, तो उन लोगों के ऊपर इसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये कैंसर, ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके कैंसर के फैलने की स्पीड को बढ़ा सकता है। जरूरी नहीं है कि बढ़ा ही देगा, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी के मामले में चांस क्यों लेना है। प्रेगनेंसी के केस में इसको इस्तेमाल नहीं करना है, खास तौर पे
फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी नहीं। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं इसके तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली, ये जो कान की पट्टी है, जो लास्ट ब्लड सर्कुलेशन का पॉइंट है, इसके ऊपर डायरेक्टली सर के ऊपर नहीं इस्तेमाल करना है। बाकी ऑर्गन, जैसे आपको कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो घुटने के ऊपर डायरेक्ट भी थेरेपी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन पे डायरेक्ट नहीं करना है। इसके अलावा जिन लोगों को टीवी या कोई भी फैलने वाली बीमारी जो शरीर में फैलती है वो एक्टिव स्टेज में हो, एक्टिव स्टेज में ट्यूबरक्लोसिस है, उनके ऊपर भी इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये सावधानियां हैं कुछ जो आपको रखना है। इसकी मदद से, ये आपके घर का डॉक्टर होता है, इसकी मदद से आप किसी भी बीमारी का इलाज चाहे जहां से भी करवाएं, किसी भी बीमारी का रूट कॉज जान करके उससे परमानेंट क्योर भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जादुई आविष्कार, बहुत ही जादुई, कमाल का। ये पेटेंटेड है, एफडीए का अप्रूवल है। यूरोपियन कंट्रीज में और नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है जांच करने के लिए। 10 से ज्यादा पेटेंट हैं इस मशीन के। इसके बारे में और जानकारी के लिए इसकी जो ऑफिशियल पीडीएफ फाइल है, इसके पेटेंट नंबर्स आपको जानने हैं, जो भी जानकारी चाहिए तो जिन्होंने भी आपको इस सेशन में इनवाइट किया आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो आजकल बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बन रहा है एक, वो है ऑक्सीडेशन। अगर एक लेमन लैंग्वेज में हम समझें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? वो होता है ऑक्सीजन का बैड इफेक्ट। आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है वो जब खुली हवा के संपर्क में रहता है तो उसमें जंग लगता है, इसलिए लोहे के ऊपर एंटीऑक्साइड पेंट किया जाता है, क्योंकि पेंट क्या करता है, उसको खुली हवा के कांटेक्ट में नहीं आने देता। तो जब वो खुली हवा के, या फिर आप कुछ चीजों को, जैसे सब्जियों को, फलों को, सेब वगैरह को काट के रख देंगे खुली हवा में तो वो पीला काला पड़ने लगता है। वो क्या है? खुली हवा यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से उसका ऑक्सीडेशन शुरू होता है। ऑक्सीडेशन यानी एक्सेसिव बर्निंग ऑफ सेल्स। ऑक्सीजन क्या करता है? जलाने वाली चीज है ना, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो एक तरह से उसको अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं तो एक्सेसिव बर्निंग ऑफ सेल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्स। तो जो ऑक्सीडाइज्ड सेल्स होते हैं वो ना तो पूरी तरह से मरे हुए होते हैं ना पूरी तरह से जिंदा होते हैं, वो नॉर्मल प्रक्रिया से हट जाते हैं और कई बार डिस्ट्रॉय होने से मना कर देते हैं। विभाजन से, सेल डिवीजन जो प्रोसेस है जिसकी वजह से नए सेल्स का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। उस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने से जब मना करते हैं तो वो कैंसरस सेल्स बन जाते हैं, क्योंकि उनका आकार बढ़ता ही रहता है और फिर वो दूसरे सेल्स को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। रेडिएशन के बाद ऑक्सीडेशन दुनिया में कैंसर का सबसे बड़ा रीजन। हमारे रेगुलर खान पान में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होना चाहिए। बहुत सारी चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन के दुष्प्रभाव से शरीर को बचाते हैं। जैसे विटामिन ई बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन हमने एक ऐसा, जैसे ग्रीन टी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन हमने एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन बनाया है जो विटामिन ई से 200 गुना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, और उसके फायदे, क्योंकि उसमें कई चीजों का कॉम्बिनेशन है तो उसके फायदे अनगिनत है।